अगर हम संभल की घटना देखते हैं, मुंह पर रुमाल बांध करके लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पत्थर उठा करके लोग वहां पर जो है पत्थरें लेकर के पुलिस वालों के ऊपर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था 2012 से 2017, लगभग इसी प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा दंगे हुए, दंगा चल रहा था और आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका परिवार जो है सैफई महोत्सव में नाच गाना देख रहा था। जहाँ पर दंगा 100 से ज़्यादा दंगा हुआ, ऐसे राज्य को अगर दंगा मुक्त कराने का काम किया तो वो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। वक्फ बोर्ड कहीं से भी आम मुसलमानों के लिए है। बाकी जो आम मुसलमान है वो जानता भी नहीं। आप कभी चले जाइए वक्फ बोर्ड क्या होता है। और जो ये खास मुसलमान हैं, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर आम मुसलमानों की भी जमीन कहीं ना कहीं वो हड़पने का काम इन्होंने किया है। मुस्लिम भाई मेरे पास आए कि भाई वक्फ बोर्ड में हमारी जमीनें फंसी हुई हैं और हमारी पारिवारिक जमीनें हो, हमारी खानदानी जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा कर रहा है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का ये स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में सौरव दुबे जी हमारे मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और हर मुद्दे पर ये बड़े ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका कि अपना कीमती वक्त आपने निकाला हमारे लिए। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं शुरुआत महाराष्ट्र से की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुआ। लेकिन महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं और ये जो महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए हैं उसको कैसे देखते हैं सौरव जी? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के हुए, झारखंड के हुए और कई जगहों पर उपचुनाव भी थे, तो कुल मिला जुला करके जो रिजल्ट हम देखते हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए गठबंधन है, उसको कहीं ना कहीं जनता ने अपना बहुमत दिया है। महाराष्ट्र की बात कर लें, अगर महाराष्ट्र की आप बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से एक महायुति और महाअघाड़ी, इनके बीच में आपस में वर्चस्व की एक लड़ाई थी। देखिए, वर्चस्व की मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम पहले तक एक शिवसेना हुआ करती थी, कुछ टाइम पहले तक एक एनसीपी हुआ करती थी। आज जो महायुति और महाअघाड़ी हम देखते हैं वो शिवसेना के दो भाग हो गए और साथ ही साथ एनसीपी के दो भाग हो गए। तो वर्चस्व की लड़ाई शिवसेना के अंदर जो दो लोगों की थी और एनसीपी के अंदर दो, वो चूंकि एक परिवार से ही आते हैं, चाचा भतीजा की लड़ाई है, तो उसको लेकर के महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो बहुत ही रोचक था। और महाराष्ट्र की जनता को निजात भी पाना था, जो एक काफी समय से एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही थी, जो एक कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक जंजाल बना हुआ था। जंजाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र की जनता, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई है वो परसेंटेज भी उसका कम रहा है। उसका कारण ये रहा है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि हम शिवसेना में, देखिए जो पॉलिटिकली एक्टिव है वो तो जानता है, लेकिन जनता में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते। वो शिवसेना का हमेशा से एक सिंबल देखते आए हैं, एनसीपी का एक सिंबल देखते आए हैं। इस समय उनके सामने स्थिति ये थी कि दो शिवसेना का सिंबल है, दो एनसीपी का सिंबल है और साथ ही साथ एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सौरभ भाई, ये स्थिति तो लोकसभा के जो 48 सीटों पर चुनाव हुआ, ये स्थिति तो उस वक्त भी ऐसी थी, दो सिंबल थे, लेकिन वहां पर तो आपने देखा क्या क्या रिजल्ट रहा, बिल्कुल उलट रहा। नहीं, मैं तो एक स्थिति की बात कर रहा हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसमें लोकसभा में भी यही स्थिति थी। मैं मतलब ये आप लोकसभा चुनाव को भी ले सकते हैं उसके अंदर। मैं वो स्थिति की बात कर रहा हूं जब शिवसेना और एनसीपी एक हुआ करती थी और शिवसेना एनसीपी वो दो भागों में बट गई, तो अब 4 पार्टियां हो गई उस नाम से। तो वो लोकसभा में भी आप कह लीजिए, लोकसभा में आप कह रहे हैं और विधानसभा में भी कह लीजिए, तो ये तो अलग पार्टी हो गई। इनके बीच के जो वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि ये इनकी पैठ जो है महाराष्ट्र के अंदर मजबूत रही है, ये राज्य की पार्टियां रही हैं, मजबूती के साथ जो है ये हमेशा से चुनाव लड़ती आई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक बड़ी पार्टी है उसके साथ जब ये गठबंधन होता है, जो शिवसेना के शिंदे साहब है इनका और उद्धव ठाकरे जी जो शिवसेना है उनका गठबंधन होता है महाअघाड़ी कांग्रेस पार्टी के साथ। साथ ही साथ हमने देखा कि अजित पवार जी आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ, और शरद पवार जी जो है वो अपनी भूमिका में तटस्थ रहते हैं, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी जो उसका गठबंधन था वहां पर ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो
लोकसभा की बात कर रहे हैं आप, लोकसभा से के चुनाव में और जो विधानसभा के चुनाव है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर इसलिए होता है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो जब एनडीए की हम बात करते हैं तो खुल करके बात आती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया चुनाव है। जनता अपना प्रतिनिधि जो भेजती है वो सीधा संसद में जाता है, दिल्ली बैठता है और वहां की समस्याओं को निपटाता है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है वहां मूल रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो वहां की आपकी पालिका महानगर पालिका को लेकर के हो या अन्य विधानसभा कोटे से जो समस्या है वो मूल समस्या जनता की है। तो विधानसभा चुनाव में इसीलिए मुद्दे जो है वो लगभग बदल जाते हैं और चेहरा विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री का रहा नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा तो जनता ने वहां वोट किया। और जब राज्य की बात आई जब यहाँ पर, तो इस बार जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी या महायुति में जो भी लोग थे उनको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि पहली बार ऐसा हुआ महाराष्ट्र के इतिहास में कि इतने बड़े वोट से गठबंधन और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 132 सीटों पर जो है 132 सीटों पर खुद जीत करके आई। तो यह अप्रत्याशित था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कि इस प्रकार का मैंडेट जो है वो उनको मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात कह ली जाए और चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी के काम की बात कह ली जाए, कहीं ना कहीं उसमें शिंदे साहब का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है तो उनका कार्यकाल भी बहुत मजबूत रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुल मिला करके जो है उसको देखते हुए जनता ने जो इतना बड़ा आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही साथ उनके गठबंधन के साथियों को जो लाभ मिला, तो उसके नाते जो है मुझे लग रहा है कि ये जो महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र ये दिशा और दशा आगे आने वाले चुनाव जो अभी दिल्ली और बिहार के होने वाले हैं उसकी दिशा और दशा तय कर देगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को कहा गया था लोकसभा चुनाव में, जिस प्रकार की संविधान की बात कही गई थी, आरक्षण की बात कही गई थी, किसानों की बात कही गई थी, दलित की बात कही गई थी, वो जो एक नैरेटिव सेट करने की बात कही गई थी उस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जब वोट किया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस नैरेटिव को नुकसान पहुंचा और जो विपक्ष का बनाया हुआ नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो नतीजे हैं, इन नतीजों के साथ साथ एक और सवाल उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को लेकर के भी उठ रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि उनका जो है राजनीतिक करियर ही खतरे में है। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे जी की अगर बात करें तो जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे उन्होंने अपनी विरासत उद्धव ठाकरे जी को दी थी। उद्धव ठाकरे जी जब पहली बार पिछला चुनाव हुआ था महाराष्ट्र का तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गठबंधन में थे, चुनाव लड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर वो चुनाव था जो पिछला चुनाव था। तो जब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन वो जीत करके आते हैं शिवसेना, तो उनका नैतिक कर्तव्य था कि उस गठबंधन की सरकार को परमानेंट 5 साल आगे बढ़ाया जाए। बीच में कुछ खटपट हुई, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने अपना मन बदला। मन बदलने के साथ अगर वो अलग हो जाते, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते या सरकार दूसरे के साथ नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका कद जो है वो वैसा ही रहता जैसा उनका कद था। उनके कद में गिरावट था भाई जब उन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया। वहां पर जो शिवसेना के विचारों वाले उनके कार्यकर्ता थे उनके विचारों को त्याग दिया। और यही कारण है कि आप देखिए, केवल आप शिंदे जी को अगर आप कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक नाथ शिंदे जी के कहने से इतने सारे विधायक आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मन के अंदर एक बात आई कि अब हम इस विचारधारा से सहमत नहीं है, कार्यकर्ताओं के मन में, विधायक के मन में। तो इसलिए एक बड़ी संख्या में जो 40 विधायक थे, अगर 40 विधायक कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो मैं फिर तो वही कहूंगा जो योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे। क्योंकि शिवसेना मुझे लगता है कि जब विचारों में वहां बटी तो कटी। लेकिन इसका आरोप जो है वो सीधे बीजेपी के ऊपर लगता है कि बीजेपी ने तोड़ा और एक नाथ शिंदे सिर्फ इसलिए गए क्योंकि उनको मुख्यमंत्री का पद मिल रहा था और सारी चीजें बिल्कुल सुनियोजित तरीके से की गई थी। देखिए, जब ये सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे जी के साथ, तब मुझे याद है कि बहुत सारी मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर परियोजनाओं को लाए, सरकार लेकर के आई और कई सारी योजनाओं पे तत्काल काम भी शुरू कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से, बीकेसी कॉम्प्लेक्स से लेकर के और आपका दहेसर, कांदीवली, बोरीवली, मीरा रोड, ये पूरा हाईवे है, ये हाईवे है। तो वहां की लगभग 25 से 30 लाख जनता जो है वो नौकरी के लिए आती है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। उस पर इन्होंने मेट्रो की योजना शुरू की, सड़क का विस्तार किया, जो हाईवे है उसका चौड़ीकरण का जो है कार्य शुरू किया गया। तो कार्य बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा, जनता भी खुश थी।
लेकिन बीच में जब उद्धव ठाकरे जी का मन परिवर्तन हुआ या इनके बीच में जो भी बात रही, जब ये सरकार से अलग हुए और सरकार से अलग होने के बाद ये अपनी विचारधारा के खिलाफ जाकर के एक ऐसी पार्टी से गठबंधन करते हैं जिसके बारे में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का बयान था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कभी नहीं करूंगा। तो उन बाला साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि देते हुए उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं, सरकार बनाते हैं और कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ जाती है कि जो कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन के और साथी लोग थे, जो एक तुष्टीकरण वाली बात आती है वहां पर, उसमें कहीं ना कहीं वो शामिल हुए। शामिल होने से नुकसान ये हुआ कि जो मैंने अभी बताया कि जो योजनाएं चल रही थी, जिसका काम तेजी से शुरू किया गया, जिसको उस कामों को वहीं पर रोक दिया गया। जब इनकी सरकार रही उद्धव ठाकरे जी की, तो इन्होंने पूरी तरह से बीएमसी को आदेश दिया और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उस समय जो है मंत्री थे, जो है मेरे ख्याल से अशोक चौहान जी मंत्री थे उस समय, तो अशोक चौहान जी, तो पूरी तरह से जो है उनको आदेश मिला कि आप काम को रोक दीजिए तत्काल। और ये जो मुंबई वाला हाईवे मैं बता रहा हूं आपको, 2 से 2.5 साल जनता एकदम त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। और 25 से 30 लाख अगर 25 मिनट के रास्ते को, सफर को तय करने में 3 घंटा लगने लगे, तो बताइए कौन व्यक्ति खुश होगा? कौन व्यक्ति खुश होगा? कोई जनता है, जनता से ही वोट मिलता है आपको भाई। सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। जनता की अदालत में जो है इसीलिए आपको नकार दिया क्योंकि आपने जनता का काम करना बंद कर दिया था अपनी सरकार रहते हुए। आपको एक अवसर मिला था भाई, आपको मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे आप मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसा माहौल बना लेते। आपके पास अवसर था कि आपको महाराष्ट्र की जनता भरपूर आशीर्वाद देती, प्यार देती, लेकिन आपने माहौल ऐसा बनाया कि मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता ऐसा लगा कि आपसे परेशान हो गई और आपको हर तरह से जो है वो चाहती है कि अब आप जो जिस प्रकार से आपने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि दी, वैसे ही जनता चाहती है कि वो आपकी पार्टी को भी तिलांजलि दे दे। चलिए ठीक है। आपने सौरभ भाई बटेंगे तो कटेंगे इसका भी जिक्र किया, तो क्या आप मानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे इस नारे को का फायदा महाराष्ट्र में पहुंचा? देखिए, बिल्कुल मैं मान के चलता हूं, क्योंकि जो बटेंगे कटेंगे उस बयान को जब योगी आदित्यनाथ जी ने दिया और साथ ही साथ में जो एक हैं तो सेफ हैं, ये दोनों लाइन योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ही आई थी। ये एक हैं तो सेफ हैं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा। पहले उन्होंने बटेंगे कटेंगे भी कहा, बाद में एक है तो सेफ हैं भी कहा प्रधानमंत्री। लेकिन बटेंगे कटेंगे सुनने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि उसमें कटेंगे शब्द आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी रेडिकल वाली बात हो रही है। बट जिस भावना से इस बयान को दिया गया और जो जनता के बीच में मैसेज पहुंचा, क्योंकि आप महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा चुनाव था, जिसमें इस बयान के आधार पर ही जो है वो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि जनता इस बयान को पसंद नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं इस बयान के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन देखिए, जनता इस बयान को समझी। ये बयान उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब मुगल आए थे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तब वहां पर चाहे वो किसी भी समाज के धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदुस्तानी मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह क्यों ना हो, चाहे वो तमाम अन्य लोग हों, जिन्होंने कहा था कि हमें मुगलों से लड़ना है तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। वहां पर भी एक नारा ऐसा आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों की बात करते थे, भाषण देते थे, और जब भाषण देते थे तो हमेशा से वो इस बात का जिक्र करते थे कि अंग्रेज हमें बांटने आए थे, अगर हम बटेंगे तो हम कट जाएंगे, इसलिए हमें नहीं बटना है। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे। तो जनता ये समझ गई कि जो ये बटेंगे कटेंगे वाला एक नारा है, उसके अंदर एकजुटता की बात कही जा रही है। उसमें काटेंगे शब्द तो किसी के लिए था नहीं, ना ही कहीं ये शब्द था कि एक वर्ग समाज के लिए है, वो तो पूरे हिंदुस्तान को एकत्रित करने की बात थी। और ठीक बांग्लादेश का भी, जो बांग्लादेश में हमने देखा जैसी घटना हुई, तो यहाँ हिंदुस्तान में जो है वो सबके लिए है भाई। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान भी है, अशफाक उल्लाह खां भी इस आजादी में उनका भी योगदान रहा है, तमाम अब्दुल कलाम आजाद भी रहे हैं। तो ये नारा मुझे लगता है कि जिनको समझना था वो समझ गए कि एक देश की एकजुटता बनाए रखने के लिए ये नारा दिया गया है, इसीलिए जनता ने मैंडेट। आप तो समझ गए, लोग समझ गए, लेकिन महायुति के 3 नेता हैं, क्या उनको समझ नहीं आई? वो ये कह रहे हैं, पंकजा मुंडे, अशोक चौहान, अजीत पवार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चलता होगा, बटेंगे तो कटेंगे, इसकी जरूरत माफ कीजिएगा यूपी और झारखंड में चलता होगा, इसकी जरूरत महाराष्ट्र में नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस नारे को लेकर के महायुति के अंदर भी अंतर विरोध था? देखिए, ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का नारा था और अजीत पवार जी की एक अपनी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, और अजीत पवार जी के अपने विचार हैं।
अब उनके विचारों को जरूरी तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नारे के साथ वो एकदम 100% चले ही जाएं। भाई उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो अपना अधिकार है उनको कहने का, कहा उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। चुनाव में लड़े भी तो उसी नारे के साथ में गए, वो एक बयान उन्होंने जरूर दिया। तो उनके अपने विचार हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार, अपनी पार्टी के विचार हो सकते हैं, उसकी उनको लोकतंत्र है, उसमें उसकी आजादी है। दूसरा नाम आपने लिया जो है पंकजा मुंडे जी का, अशोक चौहान और अशोक चौहान जी का। अशोक चौहान जी का भी जो कार्यकाल रहा है, अशोक चौहान जी का कार्यकाल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और कांग्रेस पार्टी से अभी अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने कुछ जो जहां से वो आते हैं, नांदेड़ के उस इलाके से जो है, वहां पर उन्होंने बड़ी बातें भी रखी थी कि मैं आऊंगा तो मेरा प्रभाव वहां पर पड़ेगा। हालांकि चुनाव में उनका लोकसभा में उतना प्रभाव वहां पर नहीं दिखा। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मानित किया, उनको राज्यसभा उनको दी। तो मुझे लगता है कि उनके विचारों को, चूंकि वो आप मूल रूप से 10 साल जहां रहे हो, 15 साल 20 साल 25 साल रहे हो, एकाएक से 1 साल वहां आने में आपको थोड़े बहुत तो विचार परिवर्तन में आपको समय लगेगा। तो अशोक चौहान जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ तो है ही है, चल रहे हैं। हाँ, विचारों में जो है उनके अगर कुछ रहेगा तो मुझे लगता है कि एक उनके विचार भी कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे ज्योतिराव सिंधिया जी के हो गए। अच्छा। और तीसरा नाम आपने लिया पंकजा मुंडे जी का। पंकजा मुंडे जी का देखिए अपनी उनका वो व्यक्तिगत, उन्होंने कह भी दिया बाद में, इस बात को रखा भी कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर इसलिए कहा था क्योंकि मैं जब भी चुनाव में गई हूं, हमेशा से चुनाव में गई हूं, तो मैं हमेशा विकास की बात कर रही थी। लोकसभा चुनाव में, उसके पहले जब वो पहले भी चुन करके आई थी, तब भी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ विकास की बात करती हूँ, और सिर्फ मेरा ये जो बयान है ये लोकल के लिए है, लोकल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ के लोगों के लिए है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रह करके कहती हूँ कि हाँ, मैं जब चुनाव के अंदर जाऊंगी तो तमाम इस तरह की बातें करूंगी विकास की और इसकी। तो उनका वो व्यक्तिगत बयान जिसमें को उन्होंने खुद ही क्लेरिफाई कर दिया है। लेकिन आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है 132, जिसकी कल्पना किसी भी पार्टी ने की नहीं थी, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी नहीं की थी कि इतना जनता का आशीर्वाद इतनी बड़ी मात्रा में मिलेगा। तो जनता को समझना बहुत जरूरी है। जनता की अदालत में जाकर के अपने आप को जनता की अदालत में वहां पर खड़े होकर के और बच करके निकलना, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद लेके निकलना, यही चुनाव है, यही लोकतंत्र की व्यवस्था है। नेताओं के बयान व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य सबका एक है। बयान अलग अलग जरूर रहे, लक्ष्य यही है कि भारत देश की सेवा करना। ठीक, इसके साथ साथ बटेंगे तो कटेंगे, एक आखिरी सवाल इस पे ले लेता हूं कि इसको लेकर के, जैसे कि आपने तीनों नेताओं के बारे में बताई, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा एक हैं तो सेफ हैं, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे इसको रिपीट नहीं किया। तो इसके पीछे ये एक रीजन बताया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी बटेंगे तो कटेंगे इस नारे के साथ नहीं है, वो इनडायरेक्टली, ओपनली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो एक हैं तो सेफ हैं इस नारे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा ये कहा गया कि एक इनकी व्यक्तिगत ब्रांडिंग की भी बात आई थी सामने कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के हमेशा तीखे रिश्तों को लेकर के भी कई तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये क्या वजह थी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, बयान एक ही था। एक लाइन किसी ने कही, एक लाइन किसी ने कही। बयान को किसी ने कभी ये नहीं कहा कि हमने ये नहीं मना किया है बोलने को, कभी किसी ने नकारा नहीं। हाँ, शुरू में दोनों लाइनें किसी ने बोली, प्रधानमंत्री जी ने भी 2 चरणों में दोनों लाइनें बोली, बाद में उन्होंने एक लाइन बोली, एक है तो सेफ है। तो वो तो जब आप रैली मंच पे जाते हैं, रैलियां करते हैं, तो वहां पर एक माहौल जैसा बनता है, तो वहां पर आपके मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं वो निकल जाते हैं। उसमें किसी को कभी इन्होंने किसी ने ये मना तो किया नहीं कि नहीं ये नारा भारतीय जनता पार्टी हम इसको स्वीकार नहीं करते, ऐसा प्रधानमंत्री जी के मुख से कभी सुनने को तो नहीं मिला। हालांकि शुरुआत की 2 रैलियों में प्रधानमंत्री जी पहली लाइन बोल रहे थे, बाद की रैलियों में वो दूसरी लाइन बोल रहे थे। और चाहे पहली लाइन हो, चाहे दूसरी लाइन हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुझे लगता है कि जो उन्होंने संकल्प लिया है मां भारती की सेवा करना, इस देश की सेवा करना, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना, इस जो 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत बन करके तेजी से उभरा, और अब तीसरी विश्व आर्थिक शक्ति बनने के लिए जो है भारत, हिंदुस्तान खड़ा है, तैयार है,
वहां पर सबको मिलकर के एक साथ काम करना, व्यक्तिगत जो आपके व्यक्तिगत बातें हैं उनको पीछे छोड़ करके एक राष्ट्र, एक देश और एक बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, उसी के लिए पूरी पार्टी, पूरे सारे नेता उनके गठबंधन के साथ ही काम कर रहे हैं। चलिए, महाराष्ट्र, अब थोड़ी सी झारखंड पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र में तो महायुति ने कमाल किया, लेकिन झारखंड में क्या गलती हो गई? देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी मेहनत की है। और भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी जो घुसपैठियों की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जो वहां पे कन्वर्जन हो रहा है, महिलाओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर के गई थी। तो मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तो थी ही, लेकिन ये मूल समस्या वहां के लोकल नेतृत्व, लोकल लोगों की थी, जो लोकल निवासी हैं उनकी थी। और लोकल निवासी हैं वहां के मूल निवासी आदिवासी समाज। आदिवासी समाज का बयान स्वयं आया, आदिवासी नेताओं ने यह बयान दिया। स्वयं चंपई सोरेन जी, ठीक है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में आए, शामिल हुए, एनडीए गठबंधन के अंदर आए, जो भी बात रही, लेकिन एक चूंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं और एक बहुत बड़े नेता के रूप में रहे हैं, इसीलिए उनको शायद चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो हेमंत सोरेन जी ने दी थी। तो अगर हम उनकी बात की गंभीरता को भी हमें मानना चाहिए, उनकी बातों पर भी विश्वास करना चाहिए। और सबका, जो आदिवासी बड़े नेता हैं, सबका एक सुर में एक ही बयान था कि हम 10 में से 5 कैसे हो गए, बाहर से आए हुए लोग जो है वो 15 से 20 कैसे हो गए। तो ये जो समस्या है ये आंकड़ों में भी आपको दिखाई देती है। ये आपको जो है इस पर हाई कोर्ट में बाकायदा टिप्पणी भी की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें जो है वो टिप्पणी की हुई है, मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ झारखंड के हित का मुद्दा था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जो वहां पर जब आपकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती है, तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में जो है वो काफी बड़े बड़े कई प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व वो गठबंधन के भी लोग होते हैं, साथ में जो संगठन है आपका, संगठन के भी लोग होते हैं जब प्रचार प्रसार करने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो झारखंड के मूल निवासी हैं, उनको लगता है कि हमारा नेता जो है, जो हमारा नेतृत्व होना चाहिए, वो लोकल ज्यादा होना चाहिए, प्रचार प्रसार में ज्यादा होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बाहर से मुख्यमंत्रियों का ज्यादा दौरा रहा या अन्य लोग आए, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया। और ये अर्जुन मुंडा जी हों, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, जिस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार रहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे रहा। और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके उनकी प्रचारों को, उनकी रैलियों को आगे किया जाता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन के साथी हैं या उनकी सरकार है, उस पर कभी उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। झारखंड की पहली महिला राष्ट्रपति भी जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो झारखंड से ही उनका प्रतिनिधित्व आता है। तो अच्छी बात है, लोकतंत्र है, चुनाव जीतना हारना सब पार्टियों को लगा रहता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इस लोकतंत्र में कम से कम झारखंड में भी ईवीएम बदनाम नहीं हुई, झारखंड में जो है चुनाव आयोग बदनाम नहीं हुआ, और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आयोग बदनाम है और ईवीएम बदनाम है। तो आप मूल रूप से जो मुख्य मुद्दा है वो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन के लोग हैं, वो हार की हताशा में जो है कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं, और जीत के जश्न को भी ऐसा नहीं मनाते हैं कि जिससे देश की संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचे, जिसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो है नुकसान पहुंचे। और साथ ही साथ चुनाव आयोग, जो इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है, मैं कहूं कि चुनाव आयोग है, जो काम करता है इतने सारे चुनाव, जहां पर हर तीसरे चौथे महीने चुनाव होते हैं, उसको सफलतापूर्वक पूरा करने में, तो उसको श्रेय देने की बजाय जो है जो लोग उस पर आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनको ये सीख मिलनी चाहिए कि झारखंड का चुनाव अगर विपक्षी पार्टी जीतती है तो वो हेमंत सोरेन जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आते हैं, फूलों का गुलदस्ता मिलते हैं और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में जब सरकार जीतती है तो वहां पर भी उनको, फडणवीस जी हो, उनके शिंदे साहब हो, अजीत पवार हो, उनको भी बधाई दी जाती है। चलिए, महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे हैं, इसका श्रेय आरएसएस को भी गया। आरएसएस ने वहां पे जमीनी स्तर पर मेहनत की, लेकिन आरएसएस ने झारखंड में भी मेहनत की। लगभग मुद्दे भी एक थे, नारे भी एक थे, लेकिन इसके बावजूद क्या, इसलिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहां पे जो लोकल नेता थे, तो क्या लोकल नेताओं की अनदेखी की गई बीजेपी की तरफ से? इस वजह से भी इस तरीके के जो नतीजे आए?
झारखंड की नहीं, लोकल मुद्दों की बात कह रहा हूं मैं, जैसा कि महाराष्ट्र की बात करें, नहीं, झारखंड की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ तुलना कर रहा हूं कि जो महाराष्ट्र में आरएसएस ने मेहनत की, वो झारखंड में भी की आरएसएस ने मेहनत। नारे भी दोनों राज्यों में सेम थे, मुद्दे भी लगभग लगभग जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे थे, तो सारी चीजें लगभग लगभग सेम थी, लेकिन नतीजों में इतना ज्यादा फर्क। देखिए, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, मैंने इसका अभी जवाब आपको पहले दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज नहीं, पिछले कई वर्षों से, मतलब मुझे लगता है कि 35 से 40 वर्ष हो गए, जहां तक मेरी जानकारी है, कि सेवा समर्पण संस्थान के नाम पे या वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पे जो है वो तमाम आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में बहुत पहले से ही कार्य कर रहा है। और वो जो कार्य वनवासी कल्याण आश्रम के बीच में किया जाता है, आदिवासी समाज के बीच में किया जाता है, वो संघ का काम निश्चित रूप से उस समाज को मजबूत करने का काम है। क्योंकि हमारे जो मूल लोग हैं, जो हमारी झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या अन्य तमाम जहां जहां पर आदिवासी समाज है, उनको उनका अधिकार दिलाना, उनको उनका हक दिलाना, और साथ ही साथ उनको इन चीजों से अवगत कराना कि भैया आपकी मूल संस्कृति जो है वही भारतीय संस्कृति है, हमारी जो मूल संस्कृति है वही भारतीय संस्कृति है। तो भगवान बिरसा मुंडा की जो जमीन है, जो भगवान बिरसा मुंडा की जो है जो प्रदेश रहा है, उसके अंदर संघ का काम बहुत मजबूत, बहुत पहले से ही रहा है। चुनाव को देख करके तो मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रीय संघ का कभी कोई कार्य रहा हो। और साथ ही साथ जो आप लोकल मुद्दे कह रहे हैं, लोकल मुद्दे, देखिए लोकल मुद्दे जो है निश्चित रूप से थे। मैं कह रहा हूं कि लोकल नेतृत्व और लोकल मुद्दे, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको स्वीकार किया भी है, और जनता का जनादेश है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे जो रिपोर्टर्स वहां पे गए हुए थे, जिन्होंने वहां के हालात देखे, उनका ये कहना था कि जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, फायर ब्रांड प्रचारक हैं, हिमंता बिश्वा शर्मा को उतार दिया, अमित शाह चले गए, नरेंद्र प्रधानमंत्री जी वहां पर कर रहे हैं, तो जितने भी बीजेपी के स्टार हैं, फायर ब्रांड है, सब पहुंच गए। लेकिन इनके चक्कर में जो वहां के जो लोकल मुद्दे, जो एक लोकल आइडेंटिटी की बात होती है, उसको दरकिनार कर दिया गया। इस वजह से भी लोग वहां के नाराज हुए और ये नतीजे आए। नहीं, मैंने आपको पहले ही जवाब दिया इसका कि जो लोकल नेतृत्व है, क्योंकि मैं खुद झारखंड में चुनाव में काम कर चुका हूं, मैं झारखंड चुनाव में रहा हूं, राज्यसभा का इलेक्शन था तो मैं उस समय वहां पर रहा हूं। मैंने तो पूरा चुनाव देखा है कि किस प्रकार से चुनाव, वहां पर चुनाव का परिदृश्य रहता है, क्या वहां के लोकल मुद्दे होने चाहिए, क्या जनता वहां की पसंद करती है। तो मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा आपको कि जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है, अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उनसे वही इसके बारे में ज्यादा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो उनका स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उसमें लोकल और आदिवासी नेताओं की भरमार ज्यादा होनी चाहिए थी झारखंड चुनाव में, ताकि वो जो आदिवासियों के बीच में जब अपना व्यक्ति कोई बात करता है, जो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उनको वो ज्यादा बातें असर करती हैं, बजाय इसके कि कोई और प्रदेश से आकर के किसी बात को रख रहा हो। क्योंकि आदिवासी समाज जो है इस बात को मानता है कि हमारा नेता, हमारे अधिकार, हमारी चीजें और हमारा जंगल, हमारी बेटी, हमारी माटी, इससे हमें जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी नेता मान के चलते हैं। तो इसी बात को लेकर के अगर आदिवासी नेता, और हालांकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में जो है अर्जुन मुंडा लोकल नेतृत्व है ही है वहां पर, और बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये लोग के रूप में चेहरा थे। लेकिन थोड़ा ज्यादा इनको इन्वॉल्व होना चाहिए था वहां पर, क्योंकि मैं कोई, देखिए, चुनाव पंडित उसमें तो हूं नहीं, लेकिन एक बाहरी तौर पे अगर आप आकलन करने को कहते हैं तो, क्योंकि झारखंड में मैं रहा हूं, मैंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि वहां का लोकल नेतृत्व अगर प्रचार प्रसार में ज्यादा से ज्यादा भूमिका में रहता, और उसको मीडिया भी अगर ज्यादा से ज्यादा जो है उनकी बातों को उनके बीच में लेकर के जाता, तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता। कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, लोकल नेता और लोकल नेतृत्व और लोकल मुद्दे, ये तीनों चीजें। चलिए, वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने भी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, इस जीत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं वैसे तो कांग्रेस पार्टी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का सलाहकार नहीं हूं। अगर मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर मैं होता, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इस जीत को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इस जीत का तो मैं कह रहा हूं, उसी जीत के साथ मैं इस बात को भी जोड़ रहा हूं कि मैं उनका राजनीतिक सलाहकार नहीं हूं। लेकिन अगर मैं होता राजनीतिक सलाहकार, तो इस बात को तो जरूर कहता, इस बात को जरूर रखता कि आदरणीय राहुल गांधी जी, वायनाड आपकी जीती हुई सीट है,
वायनाड पे आप दूसरा कैंडिडेट उतारेंगे वो भी जीत जाएगा, ये निश्चित रूप से ये पहले से ही तय था। तो क्यों ना क्यों जो लोकसभा में आपने बातें कही थी, दलित की बात कही थी, शोषित पीड़ित वंचित की बात अगर आप कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, जिस मौके को आपको हरियाणा में कुमारी शैलजा को देना चाहिए था, जो मौका जो अवसर आया उस दलित बेटी को, दलित बहन को आपने नहीं दिया, तो कम से कम वायनाड एक ऐसा अवसर था जहां पर आप प्रियंका गांधी, एक पारिवारिक जो है लोग की वजह जो है किसी जनता के नुमाइंदे को या अपनी पार्टी के जो कोई कार्यकर्ता हैं, जो वहां की बहन हो सकती थी, कोई दलित बहन हो सकती थी, अगर आप उसको वहां से चुनाव लड़वाते तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कथनी और करनी में उसके अंतर नहीं दिखाई देता, और कांग्रेस पार्टी को जनता भी महसूस करती कि हाँ, आदरणीय राहुल गांधी जी जब दलित बेटी की बात करते हैं, दलित बहन की बात करते हैं, तो वो वास्तव में करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, एक सीट जहां उनको मौका मिला था वहां पर भी अपने परिवार के, अपनी बहन प्रियंका गांधी जी को वहां से उतार दिया और एक अवसर खो दिया। अवसर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली का चुनाव अभी नजदीक था, और प्रियंका गांधी जी को तो आपको दिल्ली के चुनाव में लगाना चाहिए था, उनको चुनाव में यहां पर रखना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने एक जीती हुई सीट, जो लाभ का पद, मैं तो कहूंगा उसको लाभ के पद पे, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि चाहे जो लोग पीडीए समाजवादी पार्टी बात करती है, चाहे कांग्रेस पार्टी जब दलितों की बात करती है, तो जब भी दलितों को लाभ देने की बात आती है, लाभ के पद से वंचित रखने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के सहपाठी उनके सहयोगी लोग करते हैं। यही एक मौका था जो आप उनको वहां पर किसी अपना जो है, जिस प्रकार से आपने अमेठी में कैंडिडेट उतारा था, तो वहां पर लोगों ने आपको अमेठी में प्यार दिया, अमेठी की आप जनता ने जो है उसको जिताया। यही आप अगर वहां भी कर देते तो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव में जो आपका चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता जो है वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे नजरिए से देखती कि ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। लेकिन उनकी जीत के साथ तो अब ये कहा जा रहा है कि अब तो संसद भवन का नज़ारा बिल्कुल अलग होगा, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, सोनिया गांधी भी पहले से हैं, तो अब वहाँ पे कांग्रेस और ज़्यादा मजबूती के साथ मतलब अपनी बातों को रखेगी। हाँ, ठीक बात है। देखिए, विपक्ष में जिस प्रकार से पूरे चुनाव में विपक्ष कहीं चुनाव में भी विपक्ष नहीं दिखाई दिया, उसके बाद संसद में भी विपक्ष नहीं दिखाई दिया, तो मुझे लगता है कि अगर संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए, तो उसके लिए आपने जो बात कही कि प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, एक परिवार, अगर वो परिवार के तीनों आदरणीय सदस्य मौजूद रहते हैं, तो वो विपक्ष की भूमिका को किस प्रकार से निभाएंगे, वो देखने वाली बात है। क्योंकि जो पिछली भूमिकाएं रही हैं वो बहुत ही, वो अनुभव खराब रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई से जो संसद चलती है, जहां पर जनता के नुमाइंदे चुन करके लोकसभा में सांसद के रूप में बैठते हैं, जनता के प्रश्नों को पूछना चाहते हैं, वहां पर जिस प्रकार से वॉकआउट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जिस प्रकार से उसके गठबंधन के साथियों ने किया, तो मुझे लगता है कि आपकी बात ये कांग्रेस पार्टी तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि अब एक ही परिवार के 3 सदस्य, मजबूत सदस्य, जिनके नाम पर पूरी कांग्रेस पार्टी चलती है, क्या वो संसद में बैठ करके भी अपनी जनता के, जो जिन्होंने उनको जिताया, उस जनता की बातों को संसद में मजबूती के साथ उठाते हैं, रखते हैं या नहीं रखते हैं। वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा अभी फिलहाल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के आपका नजरिया क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड, चूंकि मैं मंत्रालय में काम भी कर चुका हूं, मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में रह चुका हूं, मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में पिछले 8 वर्षों से रहा, और वक्फ बोर्ड जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो वक्फ बोर्ड की काफ़ी जो मीटिंग्स होती थी उसमें भी मैं रहता था, चीज़ों को देखता था। मुझे लगता है कि जो एक वक्फ बोर्ड, जो एक वक्फ कानून बनाया गया, ये कहीं ना कहीं, जब मुझे लगता है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन के समय से इसको जब एक मजबूती देने का काम किया गया। क्योंकि देखिए, वक़्फ़ में जो बड़े राजा होते थे, रजाकार होते थे, उस समय का ऐसा प्रावधान था कि वो अपनी जो संपत्तियां हैं उसको दान कर सकते हैं। जो उनके पास कुछ संपत्तियां ऐसी थी जो गरीब मुसलमानों के काम आए, उसके लिए वो दान दी जाती थी। वक्फ बोर्ड जो बनाया जिस मकसद से था वक्फ बोर्ड का, क्या वक्फ बोर्ड का फायदा उस मकसद से हुआ? क्या लोगों को लाभ मिला? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। वक्फ बोर्ड सिर्फ खास मुसलमानों के लिए है। वक्फ बोर्ड कहीं से भी आम मुसलमानों के लिए है ही नहीं। खास मुसलमान सिर्फ
2% से 5% मैं मान के चलता हूं जो वक्फ बोर्ड के बैठकों से जुड़े रहते हैं, जो वक्फ बोर्ड के पदों से जुड़े रहते हैं, जो वक्फ बोर्ड के लाभ की स्कीमों से फायदा उठाते हैं, वही लोग जो है कुछ खास मुसलमान 2 से 5% है। बाकी जो आम मुसलमान है वो जानता भी नहीं। आप कभी चले जाइए वक्फ बोर्ड क्या होता है, क्योंकि उसका कोई लेना देना है ही नहीं वक्फ बोर्ड से, उसको पता ही नहीं है कि मेरा क्या है। और जो ये खास मुसलमान हैं, ये वक्फ बोर्ड के नाम पर आम मुसलमानों की भी जमीन कहीं ना कहीं वो हड़पने का काम इन्होंने किया है। क्योंकि आप जाकर के उदाहरण निकाल करके देख लीजिए, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तमाम ऐसी जगहें आपको मिल जाएंगी जहां पर कुछ मस्जिदें जो उनकी पारिवारिक मस्जिदें रही हैं मुसलमानों की, उसको वक्फ बोर्ड के अंदर ले लिया गया है। कह रहे हैं कि हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड इसको निर्धारित करेगा कि कैसे क्या है। मतलब जहां पर पहले मुस्लिम दावा करता है उसके पहले वक्फ बोर्ड पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब कि जिस प्रकार से अनियंत्रित वक्फ बोर्ड है उसको नियंत्रित करने का काम अगर सरकार करती है, और पहले भी कई बार संशोधन हुए हैं उसमें, और ये मुसलमान के लिए फायदे वाली बात है, मुस्लिम समाज के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड से तो आम मुसलमानों को कुछ मिलता ही नहीं है। जब इसमें सुधार होंगे, जब जो अवैध कब्जे वाली जमीनें हैं उनसे जो है जमीनें बचेंगी, तो वो कहां जाएंगी? वो आम मुसलमानों के पास जाएंगी। लेकिन इसी को आधार बना करके एक जो मुसलमानों के नेता हैं, या फिर तथाकथित कह सकते हैं कि जो मुसलमानों के नेता हैं, जो खुद को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरीके के कानून ला करके, इस तरीके का बिल ले आकर के मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की संपत्ति को सरकार छीनने का काम कर रही है, उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है। तो इस तरीके की भी दलीलें दी जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं वही कह रहा था कि ये जो खास मुसलमान है, जो बड़े बड़े पार्टी के पदों पर हैं, जो स्वयं एक मुस्लिम पार्टी के जो है मुखिया हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं जो जिस प्रकार से जब मुसलमानों की हक की बात आती है, क्योंकि देखिए एक ट्रिपल तलाक एक इतना अच्छा कानून आया था, उस पर यही लोग विरोध कर रहे थे, जबकि महिलाएं बहुत खुश थी। ये किसी दूसरे समाज के लिए फायदेमंद वाली बात तो थी नहीं, एक मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए फायदेमंद वाली बात थी। इसी तरह से वक्फ की बात जब भी आती है तो ऐसे तथाकथित जो मुस्लिम के ठेकेदार हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप वक्फ बोर्ड के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। एक टच मी नॉट वाला जो फॉर्मूला है ना, कि आप इसको टच नहीं कर सकते। ऐसा देखिए, देश हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, और इस संविधान से चलने वाले देश के अंदर चाहे वो कोई भी कानून हो, हिंदू से जुड़ा हुआ हो, मुसलमान से जुड़ा हुआ हो, ईसाई से जुड़ा हुआ हो, सिख से जुड़ा हुआ हो, पारसी से जुड़ा हुआ हो, उसमें अगर मूलभूत परिवर्तन करने होंगे सुधार के लिए, ताकि उसका लाभ जनता को मिल सके, तो वो करने चाहिए। और कोई भी सरकार हो, जब कांग्रेस की सरकार थी उसने कई बार वक्फ बोर्ड में जो है संशोधन किए। 1954 में जो इस एक्ट में जिस प्रकार से संशोधन किया गया, 1954 में जो इस एक्ट को लाया गया, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि वक्फ बोर्ड को एक सियासी जो है हथियार बनाया गया। हमेशा से जो है एक अन्य पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य साउथ इंडिया में जो है, दक्षिण भारत में वहाँ का लोकल पार्टियां, उन्होंने हमेशा से इसको जो है सियासी हथियार बना करके इसको इस्तेमाल किया, मुसलमानों को ये कह के कि आपको इससे फायदा होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि आम मुसलमान तो जानता ही नहीं वक्फ बोर्ड क्या है। आप पूछ लीजिए जाकर के, आम मुसलमान कहेगा मुझे तो वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं, भाई मेरी तो कोई चीजें ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो बड़ी बड़ी संपत्तियां जब दान में दी गई, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, उसके अधिकार किसके पास है आप बताइए? भाई वक्फ बोर्ड में जो कमेटी में मेंबर होगा, अध्यक्ष होगा, वही मालिक हो जाते हैं उनके। तो आम मुसलमान तो पहुंचना चाहे तो वहां पहुंच भी नहीं सकता। वो तो अपनी जमीन छुड़ाने के लिए मुझे महाराष्ट्र के अंदर मुझे पता है कि कई मुस्लिम भाई मेरे पास आए कि भाई वक्फ बोर्ड में हमारी जमीनें फंसी हुई हैं, और हमारी पारिवारिक जमीनें हो, हमारी खानदानी जमीन है, वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा कर रहा है। तो मैंने तो उनको कहा कि आप भाई कोर्ट में जाइए, इसमें जाइए। कोर्ट में भी वो गए, लेकिन कोर्ट में जाने पर क्या होता है कि वो उस तरह से उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, वहां के लोकल लोग जो है जिस प्रकार से। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड का सुधार है वो उससे मुस्लिम जो आम मुसलमान है उसको फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो कभी भी मुसलमानों के हित में नहीं है, जबकि आप हमेशा देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 14 से लेकर के 24 तक, आज पिछले 10 से 10.5 सालों में जो भी कार्य विकास के किए हैं, किसी भी प्रकार से हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आपका जनधन खाते हो, जो लोगों को पता ही नहीं था कि जनधन खाते हमारे खाते कैसे खुलेंगे,
उस खाते खुलवाने में जो सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसमें तमाम जो मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको फायदा मिला, तो ये मान के चलना चाहिए कि अगर वक्फ बोर्ड भी है तो वो आम मुसलमान के फायदे के लिए उसमें सुधार कार्यक्रम के तहत जो कुछ बदलाव लाने की बात कही जा रही है वो उसके लिए ही ये एक्ट को लाया जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल तो ये वक्फ बिल जो है वो जेपीसी के पास है, लेकिन वहीं पे ये भी कहा जाता है कि वक्फ बिल को लेकर के नीतीश कुमार फंसे हुए हैं कि वो करें क्या। मतलब इधर समझिए कि इधर भी खाई है, उधर भी खाई है, बीच में वो पड़े हुए हैं। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा कि वक्फ बोर्ड को सियासी हथियार बनाने का काम किया गया। अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, देखिए मैं तो खुल करके इस बात को कहता हूं, मुझे तो कोई है नहीं कि नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि एक राजनीतिक हथियार जो सियासी हथियार है वो तो था ही इनके पास जो है। और सियासी हथियार में अगर उनको लगता है कि इसको टच मी नॉट वाली बात है ना, कि हम टच करेंगे अगर इसको तो कहीं ना कहीं मुस्लिम हमसे नाराज ना हो जाएं। भैया आपको उल्टा करना चाहिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जदयू पार्टी को। हालांकि कई लोग ऐसा, कई पार्टियां ऐसा कहती हैं, लेकिन जब एनडीए के साथ बैठते हैं तो जो भी कानून लाया जाता है उस पर सबकी सहमति होती है। फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि इस पर आपको उल्टा प्रचार प्रसार करके ये समझाना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड में सुधार कार्यक्रम लाए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड कानून में, वो कहीं ना कहीं आम मुसलमानों के हित में है। आम मुसलमानों को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे नाम पर जो संपत्ति अर्जित की गई है वो वास्तव में किसके पास है और क्या उससे हमें कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये वक्फ बोर्ड कानून में जो सुधार कार्यक्रम है उसी के तहत आपको पता चलेगा। इस प्रकार का कैंपेनिंग, इस प्रकार का प्रचार अभियान जो है वो जदयू को चलाना चाहिए, बजाय कि ये कि टच मी नॉट वाला की सोच करके कि अगर हम वक्फ बोर्ड को जो है टच करेंगे तो मुस्लिम मतदाता हमसे नाराज हो जाएगा। और बिहार के अंदर जो है चूंकि जदयू के पास मुस्लिम मतदाता भी रहे, इसलिए ऐसे बयान आपको सुनने को मिलते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से वक्फ के मुद्दे पर अगर नीतीश कुमार मुसलमानों से डरे हुए हैं तो बीजेपी वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से डरी हुई है, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार का समर्थन है। एक तरीके से वो एक बैसाखी का काम कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी ज्यादा जो है इनको प्रेशराइज करती है, ज्यादा दबाव बनाती है वक्फ बिल को लेकर के, तो वो भी अपना पीछे एक मतलब जो भी एक टांग अपनी पीछे खींच सकते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री अगर बिहार में उन्होंने शुरू से ही प्रोजेक्ट किया तो वो उनके सम्मान के लिए किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की जो विचार हैं उसमें विचारों में ये है कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो समाज के दलित लोग हैं, उनको किस प्रकार से लाभ के पद पर हमेशा से बैठाया जाए, पहुंचाया जाए और उनका सम्मान किया जाए। उसी के तहत नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। अगर आप मुस्लिम को लेकर के कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सोच होगी कि नीतीश कुमार से मुसलमान नाराज हो जाएंगे और नीतीश कुमार हमारी बैसाखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जनमत है और वो जनमत है जिसमें वो एक पार्टी के सहयोग से भी सरकार में हमेशा से रह सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जी को, मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को, जिनको बार बार लोग बैसाखी कहते हैं, ये तथाकथित जो विपक्ष के लोग हैं जो हमेशा से स्वयं बैसाखी पर ही चलते आए हैं, जो 99 को पूर्ण बहुमत बताने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के हटने से भी सरकार नहीं गिर रही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने बार बार कहा कि वो पिछड़ों के ऊपर जो है वो हमेशा से उसकी ऐसी सोच रही है कि पिछड़े व्यक्ति को अगर लाभ के पद पर हम बैठाते हैं तो ये पिछड़ों के जो समाज है उसका सम्मान कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और उसी के नाते नीतीश कुमार जी के साथ जो है वो हमेशा से रहना पसंद करते हैं। और नीतीश कुमार जी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सम्मानित जगह पर अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा बीच में हुआ है कि वो गए थे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जिस प्रकार से उनको गालियां सुननी पड़ी, जिस प्रकार से उनसे बहुत कम उम्र में छोटे एक ऐसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा जिसके पिताजी और पहले ही मुख्यमंत्री थे और वो जेल भी जा चुके हैं, तमाम भ्रष्टाचार के घोटालों के आरोप लगे हैं, ऐसा व्यक्ति जो उम्र में भी नीतीश कुमार जी से छोटा है, अनुभव में भी छोटा है, और वो नीतीश कुमार जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, तो उससे जो है नीतीश कुमार जी आहत होते हैं और वापस उनको समझ में आता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, दलितों की जो है वो कहीं ना कहीं, मैं मसीहा शब्द का यूज नहीं करूंगा, मैं ये शब्द का यूज करूंगा कि उनको कहीं ना कहीं लाभ के पद पर हमेशा से उनको उनका अधिकार देने के लिए जो है वो खड़ी रहती है।
लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के एक और बात कही जाती है, अगर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में नीतीश कुमार को सीनियर माना जाता है, जब वो नीतीश कुमार जो है केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आजकल जब भी वो मिलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने लगते हैं। तो ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है और फिर इसको लेकर के तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच विश्वसनीयता की जो डोर है वो काफी ज्यादा कमजोर है और इसलिए उन्हें बार बार हर भाषण में यह कहना पड़ रहा है कि एक बार दो बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, नहीं होगी। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु तिन मूरत देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना है लोग वैसा देखेंगे, जिसको जैसा स्वरूप दिखना है वैसा देखेंगे। हम जब हिंदुस्तानी लोग बात करते हैं तो हम अपने आदर्शों की बात करते हैं, हम अपने संस्कारों की बात करते हैं। मैं अभी एक लाइन पहले ही कह रहा था कि जो चूंकि लालू यादव जी के पुत्र जो है तेजस्वी यादव जी, वो जब भी किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो उनका लहजा किस प्रकार से रहता है, वो अगर संस्कारों की बात नीतीश कुमार जी में दिखती है पैर छूते हुए, तो निश्चित रूप से जो लोग संस्कार विहीन हैं, जो लोग संस्कार को नहीं मानते हैं बड़े बुजुर्गों का, वो उस पर जरूर अपनी टिप्पणी करेंगे। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उम्र में और पद के और अनुभव के हिसाब से नीतीश कुमार जी से बड़े हैं, तो अगर नीतीश कुमार जी पैर छूने का प्रयास करते हैं तो ये नीतीश कुमार जी के संस्कार हैं। इस पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है कि वो पिछड़े समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेता के ऊपर, जो बिहार के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार जी, उनके ऊपर टिप्पणी करके उस समाज को अपमानित करने का काम करता है। क्योंकि अपनी संस्कृति को, अगर मैं हूँ, अगर मुझे कोई मेरे सामने बड़ा व्यक्ति आता है तो मैं ये नहीं देखता कि वो किस समाज का व्यक्ति है, किस वर्ग का व्यक्ति है। मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझसे ओहदे में बड़े हैं, तो मैं उनका सम्मान जरूर करूंगा। और हमारे सम्मान के अंदर पैर छूने की परंपरा है। चाहे वो भगवान राम थे, वो भी अपने पिता दशरथ से लेकर के तमाम ऋषि मुनियों के पैर छूते थे। उन ऋषि मुनियों में तमाम लोग होते थे, वो केवट को गले भी लगाते थे। तो इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका सम्मान कहीं ना कहीं लोगों को करना चाहिए। नीतीश कुमार जी पर उंगली उठा करके ऐसे पिछड़े समाज के जो बड़े नेता हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। संभल हिंसा को कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जिस प्रकार से उन्होंने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है और जो सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था, उसको संभालने का काम, अपराधियों पर लगाम लगाने का काम जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, उसकी सराहना मुझे लगता है कि आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो आप भी दिल से करेंगे। आज हम जहां पर बैठे हैं आपके स्टूडियो में, ये नोएडा में स्टूडियो है, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2017 के पहले यहां पर इस एक्सप्रेसवे को बने जो है कम से कम 15 से 20 साल होने में आ रहे हैं। लेकिन ये पूरी जगह खाली हुआ करती थी। लोगों को डर होता था कि हमारी जमीनें हड़प ली जाएंगी, हमारी जमीनें अगर हमने यहाँ पर खरीद करके कुछ नहीं बनाया, छोड़ा, तो जो है वो लोग आएंगे और उन पर जो है, जिस प्रकार से एक नेता होते थे, कहते थे जहां मैं अपनी उंगली रखूंगा वो हमारी जमीनें हो जाएंगी। अब वो नहीं रहे अतीक अहमद जी, लेकिन उनका बार बार यही कहना होता था कि जहां मैं उंगली रखूंगा वो जमीन हमारी हो जाएगी। ऐसे विचार को बदल करके योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार से विकास का कार्य किया है कि आज पूरी नोएडा एक्सप्रेसवे की जमीनों पे आप देखेंगे तो 4 गुने में ज्यादा। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं और जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उसी राज्य में बहरीच जैसी भी घटनाएं हो रही हैं, उसी राज्य में संभल जैसी भी हिंसा हो रही है। मैं आ रहा हूं और जो है पत्थरबाजी भी हो रही है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी भूमिका में बताना पड़ेगा कि देखिए विकास कार्य में रुकावटें क्या थी और उस रुकावटों को हटा करके विकास के कार्य को किया गया। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो आपने बहराइच की घटना कही, जो संभल की घटना कही, तमाम अन्य घटनाएं कही आप देखिए। एक जो कुछ तथाकथित मौलाना है, तथाकथित जो मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, जिन्होंने हमेशा से अपने समाज को जो है वो बहकावे में लाने का काम किया है, वो आज भी उसी प्रक्रिया में शामिल हैं। अगर हम संभल की घटना देखते हैं तो संभल की घटना देखने में हमको क्या मिलता है? मुंह पर रुमाल बांध करके लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं, पत्थर उठा करके लोग वहां पर जो है पत्थरें लेकर के पुलिस वालों के ऊपर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अराजकता जो होगी, अगर अराजकता होगी तो अराजकता को रोकने का काम कानून का ही है, पुलिस प्रशासन का ही है। और अंजनेय कुमार रामपुर में डीएम थे, जब से मैं उनको जानता हूं, अंजनेय कुमार जी को, अभी वो कमिश्नर है मुरादाबाद उधर मंडल में।
और उनका कार्य इतना बढ़िया रहा है कि कभी उनको आपसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली होगी। सिर्फ शिकायत है तो किसको, आजम खां को है, क्योंकि आजम खां के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने वाले वो डीएम साहब ही थे वहां पर, आंजनेय कुमार जी, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत हुआ। अब वही कुछ लोग हैं जिनकी जमीनें, जो जमीन अतिक्रमण करते थे, उनको उस जमीन के अतिक्रमण करने से रोका गया। वो लोग जो वास्तव में जो है मुस्लिमों के नाम पर जो है समाज में जो है लड़ाने का काम, समाज के अंदर जो है अराजकता फैलाने का काम करते थे, ऐसे तत्वों पे जब कार्रवाई की गई तो ऐसे कुछ बचे हुए तत्व हैं, कुछ बचे हुए तत्व जो संभल की हिंसा का कारण बनते हैं, जो आपका जो है बहराइच की हिंसा में कारण बनते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था 2012 से 2017, लगभग इसी प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा दंगे हुए। एक ऐसा दंगा था जिसमें मुजफ्फर नगर के अंदर जो है जिस प्रकार से महिलाओं के साथ, बेटी के साथ जो घटना हुई, जो इतनी निंदनीय घटना हुई, जिसके बारे में हम बयान भी नहीं कर सकते थे। वो एक तरफ दंगा चल रहा था और आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका परिवार जो है सैफई महोत्सव में नाच गाना देख रहा था। तो ऐसे जहां पर दंगा, 100 से ज्यादा दंगा हुआ, ऐसे राज्य को अगर दंगा मुक्त कराने का काम किया तो वो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। आज दंगा फैलाने की बार बार कोशिश हो रही है। ये कोशिशें की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि समाज में दंगा फैले, समाज में नफरती माहौल बदले, समाज के लोग जो है आपस में लड़े। लेकिन इस पर लगाम लगाने का काम कानून के माध्यम से अगर कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। किसी भी निर्दोष के ऊपर जो है, योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा है कि किसी भी निर्दोष को जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो निर्दोष आदमी को छेड़ नहीं रहे हैं, अपराधी को छोड़ नहीं रहे हैं। उसी कारण से इतना अच्छा वातावरण और माहौल बना हुआ है। संभल की घटना हो चाहे अन्य घटनाएं हो, वो बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं। और अगर उसमें कानून से भी कोई चूक होती है तो तत्काल योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करने से नहीं चूकती है। अभी चुनाव के अंदर भी जो माहौल हमने देखने को मिला, तत्काल अधिकारी भी सस्पेंड किए गए उसके अंदर। लेकिन ऐसा माहौल बनाने की कोशिश जब होती है कि पीछे से पथराव किया जाता है, बम फेंकने की बात कही जाती है और तमाम ऐसे अराजक तत्व जो मुंह पे रुमाल बांध करके अराजकता का माहौल फैलाने के लिए समाज के बीच में आके खड़े हो जाते हैं, उस पर अगर पुलिस अपनी कोई कार्रवाई करती है तो पुलिस के ऊपर सवाल उठाने वाले वैसे जो अपराधी हैं और अपराधियों के जो संरक्षक हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेता और कुछ एक पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमने जिस प्रकार से देखा अपराध में शामिल हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्हीं को समस्या है, दिक्कत है। लेकिन यकीन मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब तक दंगा मुक्त राज्य 2017 के बाद से आपको दिखा है, आने वाले वर्षों में आपको दंगा मुक्त राज्य ही दिखेगा। और दंगे और अपराधों पर मुक्ति पाने के बाद ये जो विकास की बात कह रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आपको देखने को मिल भी रही है और आगे और बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। चलिए, एक तरफ तो संभल में जो शाही मस्जिद है उसको मुसलमान पक्ष तो जामा मस्जिद शाही मस्जिद मानता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि वो हरिहर मंदिर है। उन्होंने ये दावा ठोका है, लेकिन इसको लेकर के ये आरोप लग रहा है कि हिंदू पक्ष ने ये दावा ठोका, उधर से जो है तुरंत आदेश दे दिया जाता है सर्वे का और फौरन 1 घंटे के अंदर वहां पर टीम भी पहुंच जाती है सर्वे के लिए भी, फिर वहां से रिपोर्ट भी निकाला जाता है। लेकिन वहीं पे मुसलमानों का ये आरोप है कि उनको अपना पक्ष रखने का तो मौका ही नहीं दिया गया और ये सब कुछ एक तरीके से सुनियोजित ढंग से सब कुछ एकदम फटाफट किया गया। देखिए, एक बात समझिए, अभी आपके साथ कोई अपराध हो जाए तो आप तुरंत फोन नोएडा स्टूडियो यहाँ निकलते ही लगाएंगे नोएडा। पुलिस अगर आधे घंटे लेट आती है, 1 घंटे लेट, तो आप किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? पुलिस के ऊपर लगाएंगे कि पुलिस आई नहीं, आधा घंटा आई, 1 घंटा लेट आई। जब अदालत का कोई फैसला आ गया, भाई अदालत का फैसला तो आ चुका था ना, अगर उसके आधे घंटे बाद कार्रवाई हो, 1 घंटे बाद हो, 5 घंटे बाद हो, 6 घंटे बाद हो, अगर वो टीमें अपना काम करने जा रही हैं तो उसके ऊपर क्या पत्थर चलाना वाजिब है? क्या वहां पर हथियार लेकर के और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देना वो वाजिब है? क्या जिस प्रकार से पुलिस वालों पर हमला किया गया, क्या वो वाजिब है? आप सवाल इस पे नहीं उठा सकते कि वो आदेश आने के बाद कितने घंटे के अंदर कार्रवाई करने के पहुंचे। वो उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है। सुबह 9 बजे हमारी ड्यूटी लग जाती है, हमारा कर्तव्य है कि जो आदेश आया है हम उसका पालन करें 9 बजे का। हाँ, अगर आदेश का पालन कहीं नहीं किया गया हो तो उस पर जरूर उंगली उठा सकते हैं आप कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी पुलिस अपना काम नहीं कर रही या वहां की सर्वे टीम अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन आदेश आने के बाद काम कर रहे हैं तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या वो कर्तव्य निभाने वाले लोग पुलिस क्या बंदूक लेकर के गए थे? जो सर्वे वाली टीम गई थी वो बंदूक लेके तो गई नहीं थी,
वो कोई हथियार लेकर के तो गई नहीं थी। वो तो जो उनको काम दिया गया, जो कोर्ट का निर्देश आया, सरकार ने कहा होगा कि आप इसको सरकार के पास बहुत सारे काम है, तो जो जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको, वो आदेश के लिए ही वो टीम रुकी हुई थी कि आदेश जब तक नहीं आता हम तब तक सर्वे नहीं कर सकते। आदेश आ गया कि सर्वे करिए, तो अगले दिन फिर सर्वे करना था, सर्वे वाली टीम पहुंच गई। तो जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं उनको श्रेय देना चाहिए, बजाय इसके कि हिंदू मुसलमान देखते हुए, मस्जिद को देखते हुए, भाई सर्वे ही तो हो रहा है। सर्वे होने से क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मस्जिद है, अगर हमारी मस्जिद वैध मस्जिद है तो ये मुसलमानों के हक की बात होगी। अगर वो अवैध मस्जिद है तो मुझे लगता है कि कोई भी मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मानता हो वो किसी भी अवैध मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहेगा। क्योंकि मैं भी बहुत मुस्लिम समाज के, मेरे भी दोस्त हैं, भाई हैं, मित्र हैं, मैं जानता हूं अच्छे से। और जो इस्लाम का कुरान का इस्लाम है वो यही कहता है, कुरान का इस्लाम, कि अवैध जगहों पर, अवैध ऐसी जगह जहां पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, वहां पर अगर आप जबरदस्ती नमाज पढ़ते हैं तो उसका पुण्य आपको किसी भी तरह से नहीं मिलेगा। वही बात मुस्लिम भाइयों को समझनी चाहिए और समझते भी हैं। ये जो तथाकथित कुछ लोग हैं जो रुमाल मुंह पे बांध करके आ जाते हैं, जो भीड़ में घुस करके जो अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, इनसे समाज को बचने की बहुत जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बजाय इसके कि आप पुलिस के ऊपर उंगली उठाइए, आप सर्वे की टीम के ऊपर उंगली उठाइए, आप उन लोगों पे उंगली उठाइए जो अपना काम करने आ रहे हैं, जो ड्यूटी करने आ रहे हैं, उसको आप उसमें राजनीति मत घुसाइए। नेता राजनीति करते रहेंगे, मरेगा हिंदू मुसलमान मरेगा। तो इसलिए इन चीजों से बचिए। सरकार का जो अपना काम होगा, कानून पे नियंत्रण करना, कानून के माध्यम से नियंत्रण करना, शांति स्थिति बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, वो सरकार भी अपना काम कर रही है, वो पुलिस भी अपना काम कर रहा है, कानून भी अपना काम कर रहा है, कोर्ट भी जो निर्देश आ रहा है अगर सर्वे कराने का वो दे रहा है, तो चाहे वो हिंदू समाज के लिए कोई बात रखी जाए, कोर्ट की तरफ से आदेश आए, चाहे मुस्लिम समाज के लिए कोई आदेश आए, उसको बहुत ही सहजता से, सरलता से समाज को शांति के साथ धैर्य पूर्वक जो है उसको कार्रवाई को देखना चाहिए, होने देना चाहिए। अगर कुछ आपको गलत होता है तो निश्चित रूप से आप उसका तरीका, अगर विरोध करने का है वो आंदोलन हो सकता है, वो न्यायालय में जाने की प्रक्रिया हो सकती है, वो पुलिस के माध्यम से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हो सकती जो हमने बहराइच में देखी, जो हमने संभल में देखी। इस प्रकार की अगर घटना में कुछ लोग शामिल होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुंह बेरुमाल बांधे हुए कुछ लोग थे, वहां पे सीसीटीवी तोड़ी जा रही थी, तो इसका समर्थन हिंसा का कोई भी नहीं करता, चाहे वो किसी भी समाज की तरफ से हो। ना मैं करूंगा ना आप करेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड एक और सवाल। मोहन भागवत का एक बयान वायरल हुआ था कि हमें अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ताजमहल, कुतुब मीनार, अजमेर दरगाह, इन सब पे भी दावे ठोके जाने लगे थे। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि क्योंकि जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो अब हल हो चुका है और इसके बाद ऐसा लगा कि अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठेगा, लेकिन उसके बाद जो है फौरन कई सारे ऐसे मामले उठाए गए और दावे ठोके गए। तो क्या इससे कभी भारत को निजात मिल पाएगा अगर इस तरीके से चलता रहा तो? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका जो थी वो अयोध्या मंदिर को लेकर के थी, क्योंकि वो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, उसको लेकर के उनका आंदोलन था। उसके बाद आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है भूमिका नहीं रहेगी। तो बयान अपनी जगह सही था। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्योंकि अभी आप देखिए शिमला में आपने देखा होगा, क्या शिमला में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे? क्या शिमला में जो है वहां पर आप जो देख रहे थे कि वो जिन लोगों ने शिकायतें की, जिन लोगों ने कंप्लेन की, वो क्या कोई बाहर से आए हुए लोग थे? नहीं, वहां के लोकल लोग थे। वो उनको लोगों को समस्या ये थी कि मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ने वाले थे, यहाँ पर 100 लोग नमाज पढ़ने, ये जनसंख्या कैसे बढ़ गई? यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम ओरिजिनल भाई हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, अगर मार्केट में उनको 10 लाभ मिलता है तो वो तो उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन बाहर से आकर के अगर लोग घुसते जाएंगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये संभल की घटना भी अगर किसी प्रकार से कुछ वहां के लोगों को कोई शिकायत है, कोई अगर उन्होंने कोई बात रखी है, तो कोर्ट के माध्यम से ही तो बात रख रहे हैं भाई। आप ये भी तो समझिए ना कि देखिए राम मंदिर पर कभी किसी तरह से किसी नेता ने ये नहीं कहा होगा कि आप हम जबरदस्ती मंदिर बना लेंगे, हम ये कर लेंगे। हम सबने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना था तब मुझे याद है अच्छी तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया था। मैं उस समय मंत्रालय में भी था, किसी मंत्री के साथ ही था।
तो उनके घर पर, उनके निवास पर वो बैठक बुलाई जाती है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े लोग शामिल होते हैं, जिसमें बड़े मौलाना लोग शामिल होते हैं, वही मौलाना जिनका टीवी पे बयान हम सुनते हैं बड़ा उल्टा पुल्टा, वो लोग बैठते हैं और ये एक निर्णय ये आता है कि जो भी कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद हमें किसी प्रकार से अपने बयानों से हमें ऐसे बयान नहीं देना है जिसके कारण से हिंसा हो, हमें हमेशा माहौल ऐसा बनाना है जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि चाहे वो संभल की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो, तमाम ऐसे मंदिर हैं जो सरकार तोड़ देती है, जो सड़क में आते हैं तमाम मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं तमाम। आप राजस्थान के अंदर उठा के देख लीजिए या उत्तर प्रदेश के अंदर उठा करके देख लीजिए। तो अगर किसी को रास्ता देना है, सड़क बनना है, वो भी तो प्रभु का कार्य है। उस प्रभु के कार्य में, उस ईश्वरीय कार्य में शामिल होना सबका अधिकार है। तो अगर किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था के तहत कोई बात आती है, मंदिर को लेके हो, मस्जिद को हो, उसका जो है बहुत ही धैर्यपूर्वक से जो है अदालत का जो आदेश है उसको मानना चाहिए लोगों को, बजाय इसके सोचने की कि हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है या हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। चलिए, चूंकि अब आपके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, एक आखिरी सवाल मैं करता हूं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्तों को लेकर के बड़ा ही खटास की चर्चा होती रही है। तो मेरा सवाल आखिरी यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ से खतरा है? राजनीतिक खतरा की मैं बात कह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम अन्य पार्टियां हो, कोई भी पार्टी हो जिनपे नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, जिनका कद बड़ा होता है, जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तो विश्व के बाहर, पूरे विश्व में, भारत के बाहर भी है। पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता इस समय वो हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके बोल रही है, वो जहां भी चुनाव प्रचार में जाते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत में जाएं, चाहे वो कश्मीर जाएं, चाहे कन्याकुमारी जाएं, वहां भी उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके अपने तरीके हो सकते हैं, उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, माँ भारती की सेवा करना, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना और इस राष्ट्र के विकास कार्य में हर प्रत्येक व्यक्ति शामिल हो, उसकी सहभागिता हो, इसको जिम्मेदारी पूर्वक जो है वो एक नेतृत्व के माध्यम से कार्य करना, यही योगी आदित्यनाथ जी का कर्तव्य है। और यही आदरणीय मोदी जी का जो है वो उनका सपना है कि ये राष्ट्र आगे बढ़े। और उनके बीच में अगर किसी प्रकार का खटाव दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, तो ये मान के चलिए कि सब ये एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा तंत्र है, जिस तंत्र में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मीडिया तंत्र जो है, उसके अपने आकलन होते हैं समय समय पर। कभी कभी वो कुछ आकलन दिखाते हैं, कभी उनको कुछ आकलन दिखाते हैं, तो कभी उनको भी ब्रेकिंग चाहिए होती है, तो कुछ मसाला चाहिए होता है। लेकिन जिस प्रकार से जब भी मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो एक सुर में इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की बात ही करते हैं। कहीं से भी ये बात नहीं कहते कि आपने जो है ये कहा और आपने ये कहा। और कभी किसी प्रकार से बयानों में, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बात को कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का एक भी बयान आप उठा के देख लीजिए, गैर जिम्मेदाराना बयान कभी उन्होंने दिया ही नहीं। उनका बयान जब भी रहा है सरकार के माध्यम से, और सरकार में वो चूंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां के मुखिया हैं, उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, कभी किसी के ऊपर जो है गलत टिप्पणी नहीं की, अपनी बात कही, अपने संगठन की बात कही। एक महंत भी हैं वो, एक संत समाज से आते भी हैं, तो अपनी जो विचारधारा है उसकी बातों को वो रखते हैं, कभी भी किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश का जो जितना हिंदू खुश है उतना ही मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी से खुश है। चलिए, तो सौरभ भाई, आपने सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए और काफी ज्यादा वक्त भी हो गया, आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है, तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और आप हमारे साथ स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, आपका जो ये चैनल है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है युवाओं के बीच में इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, लोकप्रिय है। और इस चूंकि मैं आपके चैनल को मुझे लगता है 2016 से देख रहा हूँ, 2016-17 से, और तमाम जो संसद में भाषण होते हैं उनको वायरल करने का काम आपकी टीम करती है, जो जनता के मुद्दे होते हैं उनको पहुँचाने का काम भी जो है आपकी टीम करती है। तो आपकी टीम को, आपको बहुत बहुत बधाई, पूरा आपके जो है इस चैनल को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ एक और खुशखबरी है कि आज हमारे चैनल ने 20 मिलियन तक का सफर तय किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।